कार्तिक की शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। कार्तिक ठीक से अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर पाया था कि उसकी पत्नी रुक्मिणी पग फेरों के लिए अपने मायके चली गई। कार्तिक के परिवार में उसके अलावा उसकी माँ भी रहा करती थी, जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। कार्तिक की माँ को लगता था कि भगवान की पूजा पाठ करने से घर में सब कुछ अच्छा होता है और बुरी शक्तियाँ घर से दूर रहती है। नई नई शादी होने की वजह से कार्तिक को अपनी पत्नी के साथ रहने का मन कर रहा था। वो अपनी पत्नी के मायके से वापस लौट कर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 2 दिन के इंतजार के बाद रुक्मिणी अपने ससुराल वापस लौटती है। आओ बहू, अब कार्तिक की शादी क्या हो गई है? ऐसा लगता है तुम्हारे बिना तो ये घर सूना सूना सा रहेगा। पता नहीं मेरे बिना सूना रह गया या मेरे आने से सूना हो जाएगा। क्या कह रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, जाओ बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रुक्मिणी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब कार्तिक कमरे में आता है तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, कहाँ हो तुम? जानती हो मैं तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी कार्तिक ने देखा कि रुक्मिणी कमरे के एक कोने में अपना सिर घुटनों में टिकाकर बैठी हुई है। क्या हुआ रुक्मिणी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? रुक्मिणी ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, कार्तिक ने देखा कि उसके पूरे चेहरे पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ है और आंखों की चारों तरफ गहरा मोटा काला काजल। रुक्मिणी के बाल बुरी तरह से फैले हुए हैं और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई है। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने क्या किया? तभी रुक्मिणी ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया मैंने? मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। जानते हो तुम, आधी रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो मैं बुरी आत्माओं से बातें करती हूँ और वो आत्माएं मुझे अपनी दुनिया के किस्से सुनाती है। तुम पागल हो गई हो। मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिक घबराते हुए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। क्या हुआ कार्तिक? तुम्हारे माथे से पसीना क्यों छूट रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे साथ कमरे में चलो। वो रुक्मिणी, उसे कुछ हो गया है। क्या हुआ बेटा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज ही तो बहू अपने मायके से आई है। मेरे साथ चलिए तो सही माँ। कार्तिक की माँ उसके साथ जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है कि रुक्मिणी एकदम नॉर्मल हालत में, ढंग से कपड़े पहनी हुई, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए हुए, बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या मम्मी जी, आप यहाँ पर? आपको कुछ चाहिए था? देखा, इस कार्तिक की ना बचपन से ही मजाक करने की आदत है। डरा दिया मुझे बेकार में। अब बता, सब कुछ ठीक तो है? अपनी माँ की बात सुनकर कार्तिक चुप हो जाता है और वो रुक्मिणी से भी कुछ नहीं कहता। रात हो जाती है और कार्तिक और रुक्मिणी दोनों ही सो जाते हैं। आधी रात के वक्त अचानक कार्तिक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रुक्मिणी अपने कमरे में नहीं थी। इतनी रात को रुक्मिणी कहाँ गई होगी? मुझे जाकर देखना चाहिए। कुछ तो प्रॉब्लम है इस लड़की के अंदर। कार्तिक अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है, लेकिन पूरे घर में उसे रुक्मिणी कहीं नजर नहीं आती। कार्तिक घर के बाहर आता है और उसके घर के आंगन में बड़े नीम के पेड़ पर उसकी नजर जाती है, जहां सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रुक्मिणी पेड़ की एक डाली पर बैठी होती है। उसकी गर्दन नीचे लटकी हुई होती है और बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। रुक्मिणी, ये क्या हरकतें हैं? क्या कर रही हो तुम? नीचे आओ। आज अमावस की रात है
आज बुरी आत्माएं मुझसे बात करने के लिए आएंगी। देखो देखो, आसमान में चांद भी नहीं है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। आओ, मैं तुम्हें भी आत्माओं से बात करना सिखा देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम पागल हो। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। कार्तिक की बात सुनते ही रुक्मिणी पेड़ से छलांग लगा देती है और अपने खतरनाक लाल आंखों से कार्तिक को घूरने लगती है। तूने मुझे पागल कहा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इतना कहकर रुक्मिणी अपने हाथ में पकड़े हुए लाल सिंदूर को कार्तिक की तरफ उछालती है। कार्तिक घबराकर भागते हुए वहां से घर के अंदर आ जाता है। मुझे माँ को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। रात को अगर माँ को कुछ कहा तो वो परेशान हो जाएगी। अगली सुबह कार्तिक अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है उसकी माँ रुक्मिणी के साथ बैठकर चाय पी रही है। अरे आओ कार्तिक बेटा, देखो तो कितनी अच्छी है मेरी बहू। आते ही घर संभाल लिया, इतनी अच्छी चाय बनाकर लाई है। आपके लिए भी चाय बना दूं? आप पियेंगे? हाँ, मेरे लिए चाय बना दो। रुक्मिणी रसोई में चली जाती है। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है रुक्मिणी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तो लगता है तेरी ही दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतनी प्यारी बहू है मेरी, क्या परेशानी है बता तो जरा। आधी रात को नीम के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी आपकी बहू, और अजीबो गरीब हरकतें भी कर रही थी। मुझे लगता है माँ, ये लड़की पागल है। तेरा दिमाग खराब हो गया है कार्तिक। बचपन में तुझे डरावने सपने आने की बीमारी थी और मुझे लगता है तेरी वही बीमारी फिर से जाग गई है। माँ कार्तिक की बात को नजरअंदाज कर देती है। कुछ दिनों के बाद, कार्तिक, आज मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बहू घर पर अकेली है, हो सके तो तू दोपहर तक ऑफिस से लौट आना। ठीक है माँ। दोपहर के वक्त कार्तिक अपने घर लौट कर आता है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, कहाँ हो तुम? आज भी कुछ अजीब कर रही हो क्या? मुझे तो डर ही लगता है तुमसे अब। तभी कार्तिक ने रसोई के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। ये कैसी आवाजें हैं? इस पर जैसे ही कार्तिक रसोई में पहुंचता है तो देखता है कि रुक्मिणी एक जिंदा जानवर को धीरे धीरे एक बड़े से चाकू से काट रही होती है। मुझे तेरी बलि चढ़ानी है। जितना तेरा खून बहेगा उतनी ही मेरी ताकत बढ़ेगी। तेरे खून से मेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? तुम औरत हो या कोई हैवान? अरे आ गए आप, आइए ना, आपको भी जिंदा जानवर का खून पिलाती हूँ। जानते हो, जिंदा जानवर का खून बहुत गर्म होता है, इसमें बहुत ताकत भी होती है। ये हम इंसानों को हैवानों जैसी ताकत देता है। आप और मैं दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। आइए ना, आइए। ये सब देख कार्तिक की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। आखिर क्या था रुक्मिणी का सच? क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रही थी? क्या कार्तिक रुक्मिणी को ठीक कर पाएगा या खुद उसका शिकार हो जाएगा? जानने के लिए देखेंगे इस कहानी का अगला भाग।